नमस्कार। लेख क्रमांक 27 भाग 2 विषय वेटिकन चर्च के षड्यंत्र से सावधान। अब इसी विषय को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। गोरों के भारत आगमन का चक्रव्यूह। भारत की प्रजा की अपनी युगों पुरानी संस्कृति थी। सुदृढ़ जड़ों वाला सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ढांचा था जिस पर धर्म का नियंत्रण व संरक्षण था। अमेरिका की मूलभूत प्रजा वहाँ के रेड इंडियंस थे जिन्हें कत्लेआम से खत्म कर दिया गया। उनकी तरह भारत की प्रजा का नाश करना संभव नहीं था। अतः इस प्रजा को खत्म करने के लिए हमारी संस्कृति व हमारे धर्म पर वार करना जरूरी था। इसलिए हमारे विनाश के लिए वेटिकन ने अलग नीति वाली योजना बनाई। साम दाम दंड भेद की नीतियों की भारत के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा हुई। साम दाम दंड इन तीनों नीतियों से जीत पाना असंभव था। अब बचा सिर्फ भेद और इस शस्त्र को आजमाने का कार्य सौंपा गया भेद नीति में निपुण ब्रिटेन को। इस तरह चाहे भारत की खोज की पुर्तगाल ने और कोठी बनाई गई गोवा में, किंतु भारत में मुख्य खेल खेलने के लिए चुना गया ब्रिटेन को। इस कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए बारीक से बारीक बात को ध्यान में रखकर 100 वर्षों के कार्यकाल की विशाल योजनाएं बनाई गई। आक्रमण के प्रथम चरण के तहत जासूसी कार्य किया। इसलिए ब्रिटेन से कई जासूस यात्रिक बनकर आए। पूर्ण 16वीं शताब्दी में कई वर्षों तक रहकर भारत के कोने कोने में जाकर इस देश की शक्तियाँ तथा दुर्बलताओं को नोट करते गए। यहाँ की वर्षा व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राजकीय अर्थव्यवस्था, न्याय, शिक्षा, धर्म व्यवस्था, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय, खेती, व्यवसाय इत्यादि इत्यादि। फिर दूसरा चरण था हमला करना। अमेरिका में किए गए जन संहार अर्थात होलोकास्ट जैसी पद्धति यहाँ संभव नहीं थी। उन्हें ध्यान था कि सिकंदर भी यहाँ पर आ चुका है और हार कर गया है। इसलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ईस्वी संवत 1600 में अनुमति देकर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यवसाय के बहाने भारत भेजा। उसके बाद का इतिहास सर्वविदित है। इस कंपनी ने प्लासी से युद्ध, पानीपत से युद्ध खड़े करके क्षत्रियों के श्रेष्ठ योद्धा वर्गों को खत्म किया। जानकारी है कि मात्र 1757 से 1815 तक के समय में भारत में से लगभग 15,000 अरब रुपए अर्थात उस समय के 15 लाख करोड़ रुपए तो अभी के कितने हुए, यह सारी संपत्ति लूटकर इंग्लैंड पहुंचाई गई। इस भयंकर लूट की रकम से इंग्लैंड की प्रजा को नए संशोधन करने में सफलता मिली और वह वहाँ के कारखानों को जन्म देने में सफल हुए। यह तो ठीक, किंतु उन्होंने लूट के साथ हमारी संपत्ति व समृद्धि बढ़ाने की व्यवस्था अर्थात जल रक्षा, वन रक्षा, गो रक्षा, भू रक्षा को ही लूट लिया, नष्ट कर दिया। गुप्त योजना अनुसार 1857 का विद्रोह। सन 1857 का विप्लव अर्थात विद्रोह होने के कारण अंग्रेज इतिहासकार बताते हैं कि बादशाह का अपमान, गाय का लहू, सुअर की चर्बी का कारतूस पर लेप इत्यादि के कारण भारतीय जनों ने विप्लव किया था। किंतु वस्तुतः ऐसा लगता है कि यह विप्लव अंग्रेजों ने ही सोच समझकर उत्पन्न किया था, क्योंकि उन्हें पूर्व के कंपनी सरकार के कार्यों का विलीनीकरण व नई योजनाओं को अमल में लाना था। यदि हम अंग्रेजों की कूटनीति को बराबर समझ सकते हैं तो मात्र उपरोक्त कारणों से विप्लव होना शंकास्पद लगता है। अंग्रेजों को जब भी कोई परिवर्तन करना होता है तो परिवर्तन सामान्यतः आया है ऐसा दिखाया जाता है। वे अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि अंग्रेज इस देश के अत्यंत बलवान, स्वाभिमान, जवान मर्दों का खात्मा कर देना चाहते थे। इसलिए विप्लव का सहारा लेकर जबरदस्त रक्तपात करवाया। गांव के गांव तथा शहर के शहर जलाकर खत्म कर दिए। हजारों बलवान सैनिकों को जिंदा जला दिया, तोपों से उड़ा दिया तथा तात्या टोपे
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर सिंह, नाना साहेब पेशवा, भोसले, बाजीराव जैसे बचे हुए सूरवीर महापुरुषों को भी शमशान पहुंचा दिया। अब तीसरा चरण शुरू हुआ। ब्रिटेन में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुलाकर रानी विक्टोरिया का सीधा आधिपत्य स्थापित करके भारत के प्रत्येक नागरिक को ब्रिटेन का गुलाम कर दिया। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था तोड़ी गई। मोक्ष को लक्ष्य में रखकर संतों के मार्गदर्शन से तैयार शिक्षण प्राप्त करने की सदियों पुरानी प्रणाली भारत में थी। यह शिक्षा प्राप्त करने का स्थान नगरों में तो था ही, छोटे से छोटे प्रत्येक गांव में कम से कम एक पाठशाला होती थी। इसका संचालन ग्राम पंचायतें बहुत ही अच्छी तरह संभालती थी। इन ग्राम पंचायतों को अंग्रेजों द्वारा विसर्जित कर देने से शिक्षा देने की व्यवस्था और उसके द्वारा संस्कृति को जीवित रखने की व्यवस्था टूट गई। मैक्स मुलर के कहने के मुताबिक उस समय मात्र बंगाल प्रांत में ही 80,000 पाठशालाएं थी। मैकॉले शिक्षा पद्धति द्वारा भारतीय शिक्षा पद्धति का नाश। ईस्वी संवत 1848 के वर्ष में लॉर्ड मैकॉले ने स्वयं शिक्षा प्रथा तैयार करके बंगाल से शुरू की। लॉर्ड मैकॉले ने अपनी बहन को एक पत्र में लिखा कि इस शिक्षा प्रथा का प्रयोग सफल होकर संपूर्ण भारत में फैल जाए तो इस शिक्षा प्रथा से डिग्री प्राप्त प्रत्येक भारतीय नागरिक नास्तिक बन जाएगा। वह पश्चिमी जीवन शैली का चाहक व उपासक बन जाएगा। भारत के लोग अपने ही माता का तिरस्कार करेंगे तथा यूरोप के प्रत्येक बात को मानेंगे व प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। वे यूरोप की जीवन शैली स्वीकार करेंगे। मैकॉले को योजना के आगे के चरणों के लिए जो स्थानीय नेता तैयार करने थे, वैसे सैकड़ों इंसान 1947 तक के 100 वर्षों के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली से प्राप्त हो गए। यह शिक्षा प्रणाली शिक्षा लेने वाले इंसानों के ज्ञान तंतुओं पर विदेशी वैचारिक आक्रमण द्वारा उनका ब्रेन वॉश करके उनकी दिमागी स्थिति को घुमा देते हैं। इससे उनकी तरह के देसी अंग्रेज तैयार हो जाते हैं। इस शिक्षा व्यवस्था से निकले हुए कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार है: मोतीलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, गोखले, चित्तरंजन बसु, दीनबंधु इत्यादि। संस्कार शून्य मैकॉले शिक्षा द्वारा शिक्षित बने लोग संस्कार विहीन हो गए हैं। यह सज्जन नहीं हो सके हैं। उनकी सज्जनता अभिशाप बनकर सर्वत्र पिल पड़ी है। शिक्षित वर्ग अत्यंत स्वार्थी, कामी, क्रोधी, धन मूर्छित और भोग लंपट बन चुका है। कुमार्ग द्वारा हीन कार्य करने में निष्णात बन गया है। वह दुराचारी, भ्रष्टाचारी व मांसाहारी बन गया है। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की स्थापना। विश्व में निंदा व घृणा के पात्र न बनने के लिए अंग्रेजों को एग्जिट अर्थात बाहर जाने की पॉलिसी बनानी जरूरी थी, जिसमें बाह्य स्वरूप से उनकी एग्जिट हो जाए, किंतु शाश्वत राज्य तो उन्हीं का चलता रहे। यहाँ से चले जाने के लिए ऐसा वातावरण बनाना जरूरी था जिसमें स्थानीय प्रजा स्वतंत्रता का आंदोलन करे। इस आंदोलन के लिए एक नेतागिरी की आवश्यकता थी। भारत की पारंपरिक नेतागिरी की महाजन संस्था उनकी योजना के अनुकूल नहीं हो सकती थी। इसलिए किसी नई व्यवस्था को बनाने के लिए कांग्रेस पक्ष की स्थापना ईस्वी संवत 1885 में की गई। स्थापना की एक अंग्रेज ने और उसकी कमान दे दी गई अंग्रेजों के विश्वविद्यालयों में तथा विलायत में उच्च शिक्षा। कानून की तो उच्च शिक्षा प्राप्त अपने तरह के तैयार हुए देसी अंग्रेज लोगों के हाथों में। संस्था तो बन गई, किंतु सारे देश को सम्मोहित कर सके, एकजुट बनाने की प्रतिभा जिसमें हो, वैसा नेता नहीं मिला। तभी अंग्रेजों की नज़र पड़ी दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत गांधी जी पर। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन के अधीन था और गांधी जी ब्रिटिश दमन के खिलाफ वहीं लड़ रहे थे। गांधी जी में उस प्रतिभा का दर्शन होते ही गांधी जी के इर्द गिर्द जमे ब्रिटिश मित्रों ने
उन्हें भारत आकर आज़ादी का संग्राम शुरू करने के लिए समझाया और इस तरह 1908 में गांधी जी भारत आए। संस्था के रूप में कांग्रेस व सहयोगियों के रूप में ब्रिटिश संस्थाओं से पढ़े हुए अन्य नेता और सर्वोच्च नेता के रूप में गांधी जी। योजना का इतना दोष रहित ढांचा तैयार हो गया कि अब आई अगले कदम की बारी। इससे पहले यह ध्यान देंगे कि पूर्व की योजना के तहत ईस्वी संवत 1909 में चुनावी प्रक्रिया के लिए मार्ली मिंटो सुधार के तहत कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र बनाकर राजनीतिक क्षेत्र में हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डाली गई। योजनानुसार कांग्रेस को प्रतिष्ठित किया गया। राजाशाही के रहते गोरों की भविष्य की योजना सफल नहीं हो सकती थी, अतः उनका आमूल विच्छेद करना आवश्यक था। इसलिए पर्यायी शासन व्यवस्था जरूरी थी, ऐसी व्यवस्था जो भविष्य में उनके इशारे पर नाचे, और यह व्यवस्था एक ही हो सकती थी, चुनाव पद्धति पर आधारित प्रजातंत्र। अब इस व्यवस्था की नींव डालने का समय आ गया और सन 1911 पहली बार पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बनाया गया। पहली बार प्रायोगिक रूप से चुनाव कराए गए और वहीं पर उसे छोड़ दिया गया। फिर कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से स्वतंत्रता की मांग को लेकर आंदोलन का सिलसिला शुरू किया गया। स्वतंत्रता की मांग को ठुकराकर आंदोलन के सिलसिले को तीव्र बनाया गया। आंदोलन के नेताओं को जेल में डालकर प्रतिष्ठित बनाया गया। भोली प्रजा ने रातों रात इन्हें महान नेता की पदवी देकर सर आंखों पर बिठा लिया। इस तरह नई नेतागिरी को उभार कर महाजन संस्था को खत्म किया गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया ताकि भविष्य में नेताओं में फूट डालकर अलग अलग विचारधाराओं को पुष्ट किया जा सके। स्वराज देने से पूर्व रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से कई कानून रूपी खंजर भारत माता के शरीर में उतार दिए गए। भारत को स्वतंत्रता देने का कानून पारित करने के समय सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने ब्रिटिश संसद में करीब करीब इस आशय का वक्तव्य दिया था कि हम किसी की शर्म, दबाव, प्रभाव या भूल में भरमा कर भारत की स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, परंतु हमारी कार्य योजना का यह चौथा चरण है, इसलिए यह कार्य हमें करना है इत्यादि। इस बीच सन 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। भारत को आज़ादी देने से पहले ही इसका सदस्य बनाया गया। इस तरह एक छोटे पिंजरे से मुक्ति के पहले अलग अलग कानून द्वारा हमें दूसरे बड़े पिंजरे में प्रवेश करा दिया गया। भारतीय संस्कृति में परमात्मा का स्वरूप निर्गुण निराकार है। यूएनओ का पिंजरा भी वैसे ही निर्गुण निराकार है और जैसे आत्मा शाश्वत है उसी तरह इस पिंजरे की गुलामी भी शाश्वत है। आदर्श राजाशाही के अंत और लोकशाही के आगमन से प्रजा का हाल बेहाल। भारत की राजकीय व्यवस्था में यहाँ के राजा धार्मिक, आर्थिक या सामाजिक जैसी व्यवस्थाओं में कभी दखल नहीं करते थे। प्रजा की सुख शांति में अवरोध करने वाले दुष्ट तत्वों को दंड देना और प्रजा को लाभ देने वाले शुभ तत्वों का पोषक बनना, यही राजा का कर्तव्य होता है। राजा संतों के प्रतिनिधि होने के कारण संतों के एक अंश के रूप में आंशिक संत पुरुष ही माने जाते थे। यहाँ के राजा सत्ता के भूखे नहीं होते थे। राजा तो प्रजा के वत्सल होते थे। गो ब्राह्मण प्रतिपालक और आशीर्वाद रूप होते थे। इसलिए भारतवर्ष की जनता को गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, जातिवाद जैसी समस्याओं से नहीं लड़ना पड़ता था। भारत में राजाशाही के काल में प्रजा वैभव, सुख शांति का आनंद लेती थी। उस समय की हकीकत तो यह थी कि राजा नहीं, प्रजा राज करती थी। राजाओं के ऊपर संतों का नियंत्रण व मार्गदर्शन होता था। जैसे श्री राम के ऊपर वशिष्ठ थे, श्री कृष्ण के ऊपर संदीपनी थे, कुमारपाल के ऊपर हेमचंद्राचार्य जी थे, चंद्रगुप्त के ऊपर नीति शिरोमणि चाणक्य थे। उसी तरह भारत के सभी राजाओं के ऊपर ऋषियों का एक शिष्य अष्टर्षि मंडल अंकुश रखता था। यह मंडल बुद्धि व आचरण भ्रष्ट हुए
राजा को दंड देने में जरा भी संकोच नहीं करता था। देसी अंग्रेज अर्थात कांग्रेस ने जिस राजाशाही को तोड़ा, वे राजा सच्चे अर्थ में सूरवीर थे, निस्वार्थ भावी थे, गो ब्राह्मण प्रजापालक थे, सज्जनों का सम्मान करने वाले होते थे, दुर्जनों के लिए काल थे, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले होते थे। राजाशाही में वंश परंपरागत ही देशभक्ति, सादगी, धार्मिकता, धर्म सहिष्णुता, सदाचारिता, निर्लोभता इत्यादि गुण होते थे। प्रजा महाजनों की नियुक्ति करती थी तथा राजा महाजनों को और नगर सेठों को अपने सलाहकार मंडल में रखते थे। ये महाजन प्रजा के प्रश्नों को भी राजा के समक्ष रखते थे। राजा शीघ्र ही न्याय युक्त फैसला देते थे। हजारों वर्षों से प्रजा इस तरह की व्यवस्था के कारण सुख से रहती थी। उन दिनों प्रजा को घरों के दरवाजों को बंद करके सोना नहीं पड़ता था। यदि कोई ऐसा करता तो राजा उससे पूछता था, क्या मेरी राज व्यवस्था में तुम्हें रक्षण के संबंध में अविश्वास पैदा हुआ है? भारत के हर प्रदेश में फैली सैकड़ों राजाओं की राजाशाही की इस विकेंद्रित व्यवस्था के कारण सिकंदर जैसे विश्व विजेता भी इस देश को हराने में सफल नहीं हुए थे। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए अंग्रेजों द्वारा विकास के नाम से विनाश फैलाने के वाले खंजर को उपयोग में लिया गया। यह खंजर अंग्रेजों के रचित खंजरों में से प्रथम क्रमांक का खंजर था। राज दरबारों में दीवान बन जाना, राजाओं को बहुत ही झुक झुक कर सलाम करना, राजकुमारों को विदेशों में पढ़ाई के नाम से ले जाकर विष कन्या रूपी सुंदर यूरोपियन लड़कियों के जाल में फंसाकर नशे का गुलाम बनाना, आर्य संस्कृति से दूर करके चारित्र भ्रष्ट करना, रानियों को पढ़ाने के लिए गोरे प्रोफेसरों को भारत भेजना, आमंत्रण देकर राजाओं को विदेशों में बुलाकर 31 तोपों से सलामी देकर उन्हें फुसलाना, उनमें जुए और शराब जैसी गलत आदतें डालकर भ्रष्ट करना, यह सभी विकास के नाम से किया गया। 2-4 दुराचारी राजाओं को खराब चित्र भारत की भोली प्रजा के समक्ष रखकर बताया जाता कि यह राजा राज करने के योग्य नहीं है, नालायक है, और कहा जाता कि इसका मात्र एक उपाय है, राजाशाही को हटाकर लोकतंत्र लाया जाना चाहिए। इस षड्यंत्र को प्रजा समझ न सकी और देसी गोरों अर्थात कांग्रेस के सहयोग से राजाशाही को हटाकर प्रजा के सिर पर लोकशाही अर्थात गुंडाशाही को ठोक बिठाई। राजाओं द्वारा इस संपूर्ण भारतवर्ष में फैली सत्ता मात्र दिल्ली तक में सिमट कर रह गई, जिससे विदेशी सत्ता के लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल को विश्वास में लेकर संपूर्ण देश में जो चाहे करवा सके। राजाशाही की जगह लोकशाही की चुनाव पद्धति ने प्रजा में आज तक हजारों दंगे करवाए, गांव-गांव में जातियों से लड़ाया, खून करवाए। सैकड़ों सालों से जिस प्रजा में आपसी अटूट प्रेम देखने को मिलता था, उसी प्रजा में प्रेम की आग लगा दी। संतों के अधिपत्य वाली राजाशाही व महाजनशाही को हटाने से प्रजा का हाल बेहाल हो गया। पूर्व में राजा न के बराबर का कर लेकर राज्य की सत्ता संभालते थे, चलाते थे, ना कि कांग्रेस की तरह सैकड़ों तरह के टैक्स लगाकर प्रजा को लूटते थे। अंग्रेजों को भाईचारे से जी रही हिंदू मुस्लिम प्रजा को किसी तरह लड़वाकर देश को कमजोर करना ही था। स्वराज का आंदोलन तो मात्र दिखावे के लिए था और वह भी विदेशी गौरों ने खड़ा किया था। उनके षड्यंत्र की बात को प्रकट न हो जाए इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन करवाकर यह नाटक करवाया कि प्रजा स्वराज मांग रही है। यदि स्वतंत्रता आंदोलन के फलस्वरूप ईमानदारी से यहाँ का राज्य छोड़कर चले जाना होता तो लो संभालो अपना घर, हम तो यह चले कहकर अंग्रेज यहाँ से चले जाते, किंतु नहीं, रिमोट कंट्रोल से उनका सदा काल राज चलता रहे, ऐसी व्यवस्था, ऐसे कानून, ऐसा संविधान, ऐसी चुनावी व्यवस्था पर आधारित प्रजातंत्र की व्यवस्था वगैरह हम पर थोप गए। स्वतंत्र भारत के गवर्नर के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन कुछ समय तक रहे ताकि बंटवारे के दौरान कोई गड़बड़ ना हो।
भोले भारतीय यह समझ रहे थे कि उन्हें स्व यानी स्वयं का राज मिला और ब्रिटिश सत्ता यह समझ रही कि स्व यानी उनका स्वयं का राज उनके एजेंटों द्वारा भारत को दिया। पिछले 70 वर्षों से स्वराज का यह दूसरा अर्थ ही फलीभूत होता नजर आता है। हमारा अस्तित्व ही खत्म कर देने वाले हाथों में देश का संचालन। यूएनओ की जकड़ में भारत को हर क्षेत्र में अपने चंगुल में लेने के लिए नेहरू की नई नेतागिरी 1947 की नई सरकार को पश्चिमी राष्ट्रों की तड़क भड़क दिखाकर भारत को भी एक नया यूरोप अमेरिका बनाने का उद्देश्य बनाकर मैकॉले प्रणीत शिक्षा व्यवस्था से शिक्षित अफसरशाही से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करवाई, जिसका परिणाम यह आया कि राष्ट्र विदेशी लेनदार की जगह अनगिनत रुपयों का विदेशी कर्जदार देश बन गया। स्वराज आंदोलन के उद्देश्य का इच्छित स्वराज नहीं मिलेगा, अपितु जो स्वराज गोरे देने वाले हैं वह ब्रिटिश पार्लियामेंट्री पद्धति का स्वराज देने वाले हैं, जिससे थोड़े ही वर्षों में देश बर्बाद हो जाएगा। इस भय के संकेत जब गांधी जी के ध्यान में आए, तभी यदि गांधी जी स्वराज आंदोलन का नेतृत्व छोड़ देते तो नेहरू वगैरह नेता कुछ नहीं कर सकते थे। जवाहरलाल नेहरू तो आर्यावर्त की मूल्य निष्ठा की हंसी उड़ाते थे। मांसाहार और उसमें भी गोमांस जिसे अति प्रिय था, और सुभाष चंद्र बोस जैसे अत्यंत सामर्थ्यशाली देश प्रेमी लोगों को सत्ता की एड़ी के नीचे कुचलने वाले ऐसे व्यक्ति के हाथों में गांधी जी ने हिंदुस्तान की बागडोर सौंप दी। गांधी जी अच्छे व्यक्ति थे, किंतु राजनीति में अच्छा व्यक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ विपक्ष के दाव पेचों की जानकारी पा लेने की क्षमता व उनके सामने दाव पेच चलने की योग्यता होनी आवश्यक है। राजनीति में तो श्री कृष्ण या चाणक्य होने चाहिए। स्वराज प्राप्त कर लेने के पश्चात सबसे अधिक भय किस बात का है, यह पूछे जाने पर गांधी जी से जवाब मिला, शिक्षित लोगों की हृदय शून्यता। बटे हुए दोनों राष्ट्रों को कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा तो हुआ मात्र अंग्रेजों को व देसी अंग्रेजों को। भोले गांधी जी इन्हें वसीयत देते गए। वह गांधीवाद मात्र गाजर की सीटी के समान था, जिसे गांधी जी थे तब तक बजाते रहे और जब बजनी बंद हो गई तो तुरंत चबाकर खा गए। गांधी जी ने कांग्रेसियों को कई बार कहा कि अब आज़ादी प्राप्त कर ली है, अब इस कांग्रेस उनके सहयोगी उनकी संस्थाओं को, उनकी पार्टियों को, सभी को विसर्जित कर लो, किंतु उनकी किसी ने एक न सुनी। गांधी जी ने कांग्रेसियों की जीवन शैली बिगड़ती देखकर कहा, कांग्रेसियों सत्ता की लालसा नहीं छोड़ोगे तो प्रजा सफेद टोपी वालों को चुन चुन कर मारेगी। गांधी जी अपने अनुयायियों की सत्ता, भूख, भोग, विलासिता, स्वार्थता, अंधता देखकर कांप उठे। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि 120 वर्ष जीने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं अभी की स्थिति देख पाने की स्थिति में नहीं हूँ, वो परमात्मा मुझे उठा लो। अंग्रेजों का असूल, काम खत्म, आदमी खत्म। गांधी जी ने कहा, मैंने जिस तरह के स्वराज की स्थापना कल्पना की थी, क्या वह यही है? आज कैसा उत्सव है? हमारी आशाएं गलत हुई, उसका क्या उत्सव मनाने बैठे हैं? आपका भ्रम टूटा ना हो तो कोई बात नहीं, मेरा भ्रम तो टूट चुका है। इस महत्वपूर्ण विधान के 5 दिन बाद तारीख 30/1/1948 को गांधी जी की हत्या की गई। इस जानकारी के बाद अब अगली जानकारी लेंगे। गांधी जी की हत्या होने के मात्र 2 घंटे पूर्व मीटिंग हुई थी, जो उनकी अंतिम मीटिंग रही। उस मीटिंग में गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच हुए मतभेद को दूर करने के लिए उन्हें समझाने की कोशिश में आक्रोश, आघात व निराशा व्यक्त की थी। हथकड़ी रूपी नए संविधान से प्रत्येक नागरिक को जकड़ा। भारत देश में करोड़ों सालों से संतों द्वारा निर्मित 4 पुरुषार्थ का संविधान चला आ रहा था। इस संविधान को किसने, कब और क्यों बदला, इस रहस्य को सूक्ष्मता से समझना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है, क्योंकि इसी संविधान से हमारा संपूर्ण भविष्य जुड़ा हुआ है। भारतीय प्रजा में परंपरागत सच्चे प्रतिनिधि जो संत हैं, उन्हें
किसी ने नए संविधान रचने वाली सभा में नहीं बुलाया, विशिष्ट सज्जनों को नहीं बुलाया, भारतीय प्रजा के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं रखा। लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू जी वगैरह तो विदेशियों के एजेंट थे, उनके अपने मालिक विदेशियों के हित में ही काम करे, इसलिए भारतीय प्रजा के संतों, शंकराचार्यों इत्यादि को आमंत्रित नहीं किया। यह घटना ही बताती है कि यह संविधान रचने में कोई भेदी षड्यंत्र रचा गया है। इन लोगों द्वारा जिस संविधान की रचना की गई उसके प्रारूप को देखकर गांधी जी ने एक नज़र डालकर कहा, यह तो सीता मैया को विदेशी फ्रॉक पहना दिया हो ऐसा लगता है। संविधान की रचना करने वालों को ब्रिटिश राज्य की तरह के संविधान की रचना करनी थी, इसलिए लॉर्ड वेवेल ने इस संविधान की रचना भारतीय प्रजा के प्रतिनिधि कर रहे हैं ऐसा बनावटी दिखावा करके संविधान की रचना करवाई थी। आज़ादी देने से पूर्व 1946 में ही भारत की नई संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान बनाने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने मार्गदर्शक रूपरेखा दी और जिसे स्टील फ्रेम कहा जाता है वैसा संविधान बनाया। किसने मांगा था यह संविधान? कैसे प्रतिनिधि थे वे जिन्होंने यह संविधान बनाया? उनकी क्या योग्यता थी? इस संविधान की क्या वैधता है? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के मुद्दे तो एक विस्तृत निबंध का विषय बन सकते हैं। इस तरह के संविधान की रचना करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? संविधान की रचना के लिए आम चुनाव करवाकर सहमति क्यों नहीं ली गई? जब संविधान के रचनाकार ने स्वेच्छा से यह संविधान रचा तो लोकशाही कहाँ से आई? इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकशाही ने संविधान की रचना नहीं की। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संविधान की रचना अंग्रेजों ने की, अर्थात संविधान के आधार पर बने आज के सारे कानून अंग्रेजों के चल रहे हैं। संगठित हिंदू मुस्लिम प्रजा को अंग्रेजों द्वारा तोड़ा जाना। जर्मनी की प्रजा जर्मनी कहलाती है, चीन की सारी प्रजा चीनी कहलाती है, उसी तरह हिंदुस्तान में रह रही वैदिक, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख इत्यादि सभी प्रजा हिंदू ही कहलाती है। इस विषय में अंग्रेजों ने शब्द छल का भयानक षड्यंत्र रचा। उन्होंने प्रजावाचक हिंदू शब्द को धर्मवाचक बना दिया। इसके बाद दुश्मनों ने मुस्लिमों को यह एहसास कराया कि आप तो मुस्लिम हैं, हिंदू नहीं हैं, जिससे मुस्लिमों ने मान लिया और प्रजा की तरह हिंदू मानी जाने वाली मुस्लिम प्रजा को हिंदुओं से अलग कर दिया। प्रजाकीय हिंदू समाज में माता की तरह पूजी जाती गौ माता की सरेआम बाजार में हत्या करवाते, कहीं मूर्तियां तुड़वाते, कहीं दंगे करवाते। यह सब कार्य प्रजा के असामाजिक गुंडा तत्वों के द्वारा करवाते, किंतु प्रचार यह करवाते कि मुस्लिम समाज का यह काम है। वह भारत की मुख्य दोनों प्रजाओं को आपस में लड़ाते गए तथा अपनी व्यूह रचनाओं में सफलता प्राप्त करते गए। ईस्वी संवत 1942 से ईस्वी संवत 1947 के बीच में गौ हत्या व अन्य मामलों पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे करवाते, इतनी घृणा फैलाई कि 1000 वर्षों से भाइयों की तरह एक समाज में साथ साथ रहने वाले हिंदू और मुसलमान स्वतंत्रता मिलने पर एक देश में साथ साथ रहने को तैयार नहीं थे। अंततः 15 अगस्त 1947 को देश को 2 टुकड़ों में बांटकर आज़ादी देने के नाटक के साथ इस षड्यंत्रकारी योजना का तीसरा चरण पूर्ण हुआ। स्वराज भेदी षड्यंत्र। अब चलें चौथे चरण और वर्तमान चरण की ओर, जिसका कार्यकाल है सन 1947 से सन 2047 या इस शताब्दी के करीब मध्याह्न तक। जिस तरह पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता रानी के प्रेम में फंसकर देश में मुगलों के आने का रास्ता खोल दिया था, उसी तरह भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी महिला लेडी माउंटबेटन के प्यार में फंसकर भारत माता के 2 टुकड़े करने वाले कागजात पर हस्ताक्षर कर दिया। गांधी जी को गोंडल नरेश श्री भगवंत सिंह जी ने चेतावनी दी थी कि हमारी प्रजा की स्थिति स्वराज को पचाने योग्य नहीं है, अतः अभी स्वराज की बात रहने दो। चर्चिल ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस आदमी
अर्थात गांधी की स्वराज की जीत के कारण बहुत बड़ा रक्तपात होगा। हालांकि चर्चिल को रक्तपात करवाना ही था। नेहरू जी व उनके वंश द्वारा देश की बर्बादी। नेहरू जी जैसे विदेश परस्त नास्तिक भोग विलासी दुराचारी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाना यह गांधी जी की हिमालय जितनी बड़ी भूल थी। नेहरू जी को प्रजा में धर्म रहे यह पसंद नहीं था। उन्हें भारतीय जीवन प्रणाली बिल्कुल पसंद नहीं थी। पश्चिम जीवन शैली उन्हें अत्यंत प्रिय थी। गांधी जी की दूसरी भूल रही मुस्लिमों का तुष्टीकरण, जिसका परिणाम 70 वर्ष बाद भी आज प्रजा को भुगतना पड़ रहा है। नेहरू जी भरपूर कामुकता थी। स्त्रियों का संग मिले तो वे मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। उनके स्वभाव की इस दुर्बल वृत्ति का सबसे अधिक लाभ लॉर्ड माउंटबेटन ने उठाया। उन्होंने अपनी ही पत्नी एडविना से नेहरू जी का शारीरिक संबंध बनवाया था। नेहरू जी ने स्वयं इस बात को कबूल किया था कि एडविना के प्रति हद से अधिक मोह में लिपटकर मैंने उसके कहने के अनुसार भारत माता के 2 टुकड़े किए थे। हाय एडविना को दिल दे चुके नेहरू ने अखंड हिंदुस्तान के लिए गिड़गिड़ाते गांधी जी को भी ठुकरा दिया। नेहरू जी के कुछ भयानक कार्य। भारत माता के टुकड़े, कश्मीर के विषय में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मत के विरुद्ध लिया निर्णय, कश्मीर के लिए 370 की कलम, हिंदू कोड बिल, मुस्लिमों का तुष्टीकरण, चीन के सामने भयंकर पराजय, विदेशी जीवन शैली, विदेश परस्ती, हिंदू प्रजा के धर्मों के प्रति तिरस्कार, बिन सांप्रदायिकता का कातिल प्रेमी, वंश परंपरागत शासन की इच्छा, इन सब के लिए नेहरू जी ही नहीं, नेहरू जी का संपूर्ण वंश इस देश की समस्त प्रजा का अहित करने में निमित्त बनता आया है। अंग्रेजों द्वारा रचित संविधान को आज़ाद भारत द्वारा अपनाया जाना, आज़ादी पूर्व रचे गए संविधान के ऊपर लेबल लगाकर गुलामी के यह 5 बंधन कांग्रेस द्वारा पुनः हम पर थोप दिए गए। पहला अटलांटिक चार्टर, दूसरा यूएनओ का सदस्य, तीसरा मंत्री त्रिपुटी की स्कीम, चौथा अंग्रेजों द्वारा रचित नया संविधान, पांचवा 1935 की हिंदी धारा। फिर इसके बाद हमें कॉमनवेल्थ संघ का सदस्य भी बना दिया गया। संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव तो 1952 में हुए, किंतु 1947 और 1951 के बीच कई कानून पास करा दिए गए। उस काल के दौरान कानून और संविधान के क्षेत्र में जो धांधली हुई उसकी तह पाने के लिए किसी देशभक्त कानूनविद द्वारा गहरी खोजबीन की आवश्यकता है। इसके अलावा ब्रिटिश राज्य काल के दौरान बने सैकड़ों कानूनों को स्वतंत्र भारत ने ज्यों का त्यों अपना लिया। क्या था यह? नए स्वतंत्र देश का दृश्य या नई बोतल में पुरानी शराब की तरह ब्रिटिश देश का सातत्य। संतों का नेतृत्व तोड़कर संतशाही को खत्म करने की साजिश। इस देश की प्रजा पर संत शासन था, इसलिए यह प्रजा संतों के आदेश के मुताबिक अपना संपूर्ण जीवन व्यवहार चलाती थी और सभी व्यवस्थाएं उसी आधार पर करती थी। संत शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि लाखों करोड़ों वर्षों में इस देश की प्रजा को छिन्न भिन्न करने में थोड़ी भी सफलता कोई भी आक्रामक शासक पा लेने की स्थिति में नहीं था। संतों और महासंतों द्वारा स्थापित किए हुए आर्य प्रजा के महाजन और महामहाजन सारी व्यवस्थाएं संभालते थे। धर्माचार्यों के आदेशानुसार महामहाजन व महाजन धार्मिक व्यवस्थाएं संभालते थे। विविध जाति ज्ञाति समाजों में सेठ और नगर सेठ सामाजिक व्यवस्थाएं संभालते थे। राजा द्वारा राज्य व्यवस्थाएं संभाली जाती थी। भारतवर्ष के इतिहास में अंग्रेज लेखकों ने लिखे लेख इस बात के प्रमाण हैं। भारतीय प्रजा संत शासन के आश्रय में जिस सुख समृद्धि के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करती थी, वह वैभवशाली जीवन व्यवस्था आज नष्ट कर दी गई है, जिससे आज करोड़ों नागरिक पूर्ण आहार और वस्त्र के बिना जीवन जीने पर मजबूर हैं। ईस्वी संवत 1952 में 52% लोगों ने चुनावी पद्धति का स्वागत कर संतशाही का नेतृत्व तोड़ दिया। आज्ञावाद के स्थान पर बहुमतवाद को लाकर संतशाही को सीधी तरह से तोड़ना असंभव था। इसलिए संतशाही के नेतृत्व में चल रही राजाशाही पहले तोड़ दी,
फिर अखबारों और फिल्मों में बदनाम करके संत शाही को तोड़ने में लगे। किंतु प्रजा का भाग्य अच्छा है कि अब तक संत शाही कुछ हद तक सुरक्षित हैं, अन्यथा संपूर्ण हिंदुत्व खत्म हो जाता। बिना संतों के तो हमारा जीवन पशुओं से बदतर हो जाता। अंग्रेजों ने अब संत शाही तोड़ने का नया उपाय निकाला है, वह है विदेशों में और भारत में नकली संतों को खड़ा किया है। ये तथाकथित संत हिंदू प्रजा के सभी धर्मों में प्रवेश कर चुके हैं। यह शिवलिंग आदि की पूजा भी करते हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं। हमारी संस्कृत भाषा के महान शास्त्रों को पढ़कर तैयार हुए नकली संत शास्त्रों को लोगों के समक्ष सुनाते हैं, उसका उल्टा अर्थ और अनुवाद निकालकर शास्त्रों का अपमान करते हैं, उसके सच्चे अर्थ को तोड़ते हैं। ये संतों के भगवे कपड़े पहनकर बैठ चुके हैं, गले में बड़ी बड़ी मालाएं भी पहनते हैं। संत सत्ता में उच्च स्थान प्राप्त करने के साथ ही उसी धर्म की बुराई करने लगते हैं, धर्म का मजाक उड़ाते हैं, धर्म की आस्था को भंग करते हैं। अभी यह कुछ संख्या में आए हैं, सैकड़ों की संख्या में आने की तैयारी में हैं। संत सत्ता को तोड़ने के लिए, सच्चे संतों के महत्व को तोड़ने के लिए असली संतों में नकली संतों को मिलाकर संपूर्ण संत शाही भ्रष्ट है, यह प्रचार करके असली भी तोड़ना चाहते हैं। जिस तरह राजाशाही और महाजनशाही तोड़ी, उसी तरह संत शाही को तोड़ने के जबरदस्त षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है विदेशियों के सहयोग से भारत की चर्च संस्था ने संत शाही को खत्म करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए देकर कई एजेंसियों को इसमें जोड़ा है। उन्हें पैसे देकर उनके द्वारा उन एजेंसी के लोगों को संत के इर्द गिर्द भक्त बनाकर बिठा दिया जाता है। कई स्थानों पर तो विदेशी स्वयं ही आकर बैठे हुए हैं। उन्हीं के द्वारा उन संतों के झूठे सच्चे आरोपों में फंसाया जाता है। हिंदू समाज के लोगों के लिए धर्म प्राण समान है। धर्म को चलाने की, धर्म को बढ़ाने की मुख्य जवाबदारी संतों की है। इसकी संपूर्ण जानकारी विदेशियों को है। इसलिए कांग्रेस के सहयोग से संत शाही को तोड़कर हिंदू समाज के प्राण निकालकर हिंदू समाज को मृत प्राय करने का कुचक्र चलाया जा रहा है। अगर संत सत्ता बचती है तो उनके मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से सब कुछ पुनर्जीवित हो जाएगा। किंतु अगर संत सत्ता खत्म हो गई तो हमारे और अनार्य प्रजा के बीच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। नकली संत धर्म को देश विदेश में बढ़ाने के लिए नहीं, किंतु धर्म को खत्म करने के लिए धर्म करने का दिखावा करते हैं। यह लोग धर्म रूपी बकरे को काटने के लिए ही खिलाकर हष्ट पुष्ट करते हैं। इस वक्त हमें धर्म को बढ़ाने के लोभ से, धर्मानुष्ठानों में पैसे खर्च कराने के लोभ से तथा इनकी मीठी मीठी बातों से पूर्णतः सावधान रहने की आवश्यकता है। अन्यथा इन्हीं के द्वारा निर्माण किए हुए 1-2% भ्रष्ट संतों की संत शाही को 100% का प्रचार करके संपूर्ण संत शाही को तोड़ने में इन्हें जरा भी देर नहीं लगेगी। भविष्य में कश्मीर में होगी गोरों की इंडिया की राजधानी। भारत पाकिस्तान हमेशा आपस में लड़ते रहे, इसलिए गोरों ने कश्मीर का प्रश्न शुरुआत से ही ज्वलंत रखा है। उसके पीछे दोनों देश प्रतिवर्ष अरबों रुपए खर्च कर दे, वैसी स्थिति निर्माण कराई गई। ऐसा होने से देश व प्रजा के हित के कार्यों के लिए धन की उपलब्धता कम रहे। इससे प्रजा अधिक से अधिक गरीब बनकर भिखारी बने, भूखमरी में उलझे, लूटपाट हो, विद्रोह हो और सत्ताएं हमेशा बदलती रहे। इस चक्रव्यूह से कभी भी न निकल सके। इससे प्रजा कमजोर हो जाए, देश छिन्न भिन्न होकर दिवालिया बनकर हमेशा का गुलाम बनकर खत्म हो। गोरी सत्ताएं नहीं चाहती कि कश्मीर का प्रश्न कभी भी सुलझे, इसलिए कठपुतलियों की तरह कांग्रेस की रस्सी खींची जाती है। यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहे। सही रहस्य यही है कि
गेम प्लान के मुताबिक कश्मीर न भारत को देना है न पाकिस्तान को। वहाँ की आबोहवा यूरोप की आबोहवा के समान होने से कश्मीर में भारत की राजधानी बनेगी। गोरों की संपूर्ण सत्ता भारत में होने के बाद कश्मीर के एनेक्सेशन का दस्तावेज खो गया। क्यों, कैसे? अब कश्मीर में गोरों के आने के बाद संपूर्ण एशिया में जो भी गोरी प्रजा के विरुद्ध विद्रोह करेगा उसे शस्त्रों द्वारा परास्त करके बनावटी विश्व शांति स्थापित करेंगे। कांग्रेस के काले कारनामे। मेक्सिको की तरह इस देश की प्रजा को भूखे गिद्ध लोगों के समक्ष डालने के लिए कांग्रेसी श्री नरसिंह जी के प्रधानमंत्री काल के दौरान 1993 के वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने विदेशों के प्रति वफादारी बताने के लिए उदारीकरण के नाम पर विश्व बैंक की थाली में नजराने के रूप में भारत की आर्थिक गुलामी लिख कर दी। इन्हीं अंग्रेजों के एजेंटों ने वैदिक हिंदुओं व सिख हिंदुओं के बीच में फूट डालने की कोशिश की। यह पिछड़े दलित व स्वर्ण हिंदुओं को लड़वा कर मरवा देना चाहते थे। इतना ही नहीं, इन्होंने तो जैन धर्मी हिंदुओं और सनातन धर्मी हिंदुओं को भी परस्पर लड़वा कर मरवाने की कोशिश की। हमें जितना भय ईसाई राष्ट्रों से या अरब राष्ट्रों से हैं, उससे अधिक भय देसी अंग्रेज अर्थात कांग्रेस से है। पाकिस्तान का भी जितना भय नहीं है उतना कांग्रेस का है। हमारे लिए उतनी खतरनाक पाकिस्तानी सेना नहीं है जितने नेहरू के वंशज अर्थात सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी हैं। हमारे दुश्मन लालू मुलायम, ममता बनर्जी, मदर टेरेसा व कम्युनिस्ट येचुरी हैं। उससे कई गुना अधिक हमारे दुश्मन कुछ कट्टरपंथी मौलाना है। पाश्चात्य जीवन शैली को इष्ट मानने वाले नेता व अफसर जितने दुश्मन हैं, उससे कई गुना अधिक चर्च के द्वारा चल रहे एनजीओ हैं। देसी गोरों अर्थात कांग्रेस की अपनी स्वदेश परस्ती तासीर के कारण इन्हें विदेशियों की तरफ से संकेत चाहे मिले या ना मिले तो भी उनका काम मशीन की तरह करते रहते हैं। जब तक इस जमात को सीमा पार ना किया जाए तब तक इस देश की प्रजा गरीबी, बेकारी, बीमारी और महंगाई की चक्की के दोनों पाटों के बीच इसी तरह पिसी जाती रहेगी। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो अगले 20-30 वर्षों में संभवतः आर्य प्रजा के प्राण समान आर्य संस्कृति खत्म हो जाएगी। फिर जो प्रजा बचेगी वह कमजोर, दुर्बल और गुलाम होगी। ईसाई पादरियों का सफल मिशन। वेटिकन चर्च के भारतीय पादरियों ने अपने मिशन को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। उसका एक उदाहरण यह भी है कि कांग्रेस के सहयोग से पल रही ईसाई मिशनरी के लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल के नाम से करोड़ों हिंदू बच्चों के मस्तिष्क में पाश्चात्य विकृति व ईसाई धर्म की मानसिकता तैयार कर दी। इस शिक्षा से निकले अनेकों लोग आज IAS, IPS जैसे बड़े पदों पर पहुंचकर हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हैं। जनसंख्या का बढ़ना समस्या नहीं सकती है। मैकोले शिक्षित कुछ लोग यह मानते हैं कि देश की हर समस्या का कारण जनसंख्या में बढ़ोतरी है। किसी भी परिवार में या परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो यह परिवार के हर एक कार्यों में सहयोग ही करते हैं। सारे कार्य सफलता से पूर्ण हो जाते हैं। किंतु परिवार में 2-3 व्यक्ति की संख्या हो तो समाज के, घर के, व्यवहार के, व्यवसाय इत्यादि के सारे कार्यों की जवाबदारी मात्र कुछ लोगों के कंधों पर आ जाती है। चाहे कितना भी पैसा हो, उसे संभालने के लिए घर के सदस्यों का होना आवश्यक होता है। वास्तव में तो राष्ट्र की आबादी अधिक नहीं है, किंतु जनसंख्या अगर अधिक भी होती है तो वह देश की शक्ति होती है, वह देश की सबसे बड़ी ऊर्जा होती है। इसे कमजोरी मानने वाले लोगों को अपनी मानसिकता हिंदू समाज के संतों द्वारा जांच करवा लेनी चाहिए। बेरोजगारी का कारण बताई जाने वाली समस्या जनसंख्या नहीं है। इस समस्या का वास्तविक कारण यंत्र उद्योग है। विश्व की जनसंख्या में अधिकतम संख्या ईसाइयों की है।
उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर हमारी जनसंख्या का बढ़ना आवश्यक है। त्यागमयी, मोक्षलक्षी, अहिंसक, संपूर्ण विश्व के हरेक जीवों की चिंता करने वाली हिंदू प्रजा सज्जन प्रजा है। इसलिए विश्व में सज्जन लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी यह मानवता के लिए अच्छा है। अमेरिका की मूल प्रजा की तरह भारतीय प्रजा को हमेशा का गुलाम बनाने की योजना। उनकी एजेंट रूपी कांग्रेस इस बार सत्ता पर आएगी, इस विश्वास के आधार पर अब गोरे यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं। भारत में दोहरी नागरिकता का ग्रीन कार्ड कुछ लाखों करोड़ों रुपयों की पूंजी भारत में लगाने के एवज में कांग्रेस द्वारा दिया जाएगा। हमारे अर्थात उनके काल्पनिक भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी ऐसा वादा कर आए हैं। ये विदेशी जो अब भारतीय नागरिक होंगे हक से हमारी नगर पालिकाओं, विधानसभाओं और संसद के सदस्य बन सकेंगे। चुनावी पद्धति जिस तरह चलती है उसमें मनी पावर व मसल पावर मुख्य है और मनी पावर की तो विदेशियों के पास कोई कमी नहीं है। इस मनी पावर से मसल पावर खरीद लेंगे, फिर भूख, गरीबी से विनाश और सांस्कृतिक रूप से अधपतन, यह दोनों मिलकर आने वाले दशकों शतकों में स्थानीय प्रजा का पूर्ण विनाश करेंगे और बचे खुचे लोग रेड इंडियंस अर्थात अमेरिका की मूल प्रजा की तरह देश के किसी कोने में जीवन व्यतीत करेंगे। जब यहाँ देश पर उनका कब्जा हो जाएगा तो बचे हुए लोगों को या तो मर जाना होगा या धर्म परिवर्तन करके गुलाम बनना होगा। तब पूरा होगा एक नए यूरोप अमेरिका का निर्माण। भारत को अंग्रेजों द्वारा हमेशा के लिए गुलाम बनाने की योजना। गोरे लोग कृत्रिम विश्व शांति करना चाहते हैं। कृत्रिम विश्व शांति में गोरों के सिवाय की सभी प्रजा को खत्म करने का षड्यंत्र है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनओवर कहते हैं कि हमारा हाइड्रोजन बम विश्व शांति का प्रतीक है। हकीकत में तो बम द्वारा गोरों के सिवाय की सभी प्रजाओं को डराना चाहते हैं। फिर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जितने लोग मारे गए थे उसकी याद दिलाकर कहना चाहते हैं कि खबरदार, जो किसी ने यूरोप के सामने देखा तो जब डरेंगे तो वर्ल्ड बैंक, IMF, अमेरिका जो कहेंगे वह मान लेंगे। ब्राजील, वेनेजुएला, डेनमार्क, अफ्रीका के देश, इथोपिया, सोमालिया, घाना इत्यादि इन सभी राष्ट्रों की ओर ध्यान देने पर पता चलता है कि वहाँ की प्रजा सोना, हीरा जैसी खानों से समृद्ध थी। इन गोरों ने वहाँ प्रवेश करके पांव चौड़े कर दिए और पेट फाड़ दिया। वहाँ के समृद्ध करोड़पतियों को भिखारी बना दिया व पागल करार कर दिया। अब लुटेरे उपकारी बनने का स्वांग कर रहे हैं। भारत की जनता को पोप की खुली चेतावनी। 70,000 पादरियों को पोप का आदेश। यह काल्पनिक नहीं, वास्तविक है। वेटिकन पंथ मानो यीशु के ईसाई धर्म से विप्लव करके, विद्रोह करके बाहर निकला हुआ पंथ है। इस पंथ में दया, करुणा, मानवता का नामो निशान नहीं है। जीसस क्राइस्ट का नाम आगे रखकर यह संस्था अर्थात गैंग काम कर रही है, किंतु हकीकत में जीसस क्राइस्ट के उपदेश के व इस वेटिकन के पंथ के कार्यों में आकाश पाताल का अंतर है। यीशु के 10 कमांडमेंट्स के साथ इस पथ का, इस संस्था का कोई संबंध नहीं है। अभी थोड़े वर्षों पूर्व इस वेटिकन पंथ के धर्मगुरु पोप जॉन पॉल द्वितीय ने भारत में आकर 70,000 पादरियों को अपने भाषण में यह आदेश दिया कि अब संपूर्ण एशिया के वैदिक, जैन, बौद्ध इत्यादि धर्म बहुत ही कमजोर हो गए हैं। इस स्वर्णिम मौके का लाभ उठाते हुए पूरे एशिया भूखंड पर ईसाई धर्म के क्रॉस की प्रतिष्ठा कर दो। पोप की यह बात हमें अत्यंत गंभीरतापूर्वक ध्यान में लेनी चाहिए। उन्होंने भारत की धरती पर आकर खुलेआम, निसंकोच और निडरतापूर्वक कहा कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका की तरह एशिया में काम करके ईसाई धर्म को फैला देना चाहिए। अर्थात
उन राष्ट्रों में जिस तरह कत्लेआम, बीमारी, युद्ध द्वारा विनाश, भूखमरी इत्यादि फैलाई थी, उसी तरह का विनाश यहाँ भी फैलाया जाए। अंतिम अवसर पोप के इस विध्वंसकारी आदेश के बाद भी अगर हम शीघ्र जागृत नहीं होंगे तो वेटिकन पंथ द्वारा फैलाए हुए जाल में से निकलना असंभव हो जाएगा। छत विक्षत होती जा रही हमारी भारतीय संस्कृति के परंपरागत मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए संत सत्ता नेतृत्व संभाल लें तथा दुश्मनों की भेदी व कपटी चालों को पहचान कर प्रजा संगठित होकर मुकाबला करें तो भारत की धरती से वेटिकन की जड़ें हमेशा के लिए उखड़ जाएगी। फिर तो विश्व की कोई ताकत भारत देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इस विचारों का प्रचार करना उचित लगे तो आप अपना कर्तव्य मानकर अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार से प्रचार करावे। धन्यवाद। संकलन करता ललित मेघराज कातरेला।